नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं संवाद भारत के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिद कहानी जिंदगी की में। आज के हमारे इस शो के खास मेहमान हैं सीमा समृद्धि मैम। जी हाँ, ये एक नाम नहीं आज सेंसेशन बन चुका है। इसकी वजह आप सबको पता है। निर्भया कांड आपको याद ही हो गया। निर्भया कांड के बाद आपने जिस तरीके से उस केस के प्रोग्रेस को देखा और अंततः वो सारे लोगों को, उन सारे गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाई गई, इसमें सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो मैम का था। आज हम अपने इस शो में मैम का स्वागत करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अनुराग जी आज हमारा इंटरव्यू करने के लिए आप आए। मैंने देखा है आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं, अच्छे वक्तागण हैं या अच्छे पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उन लोगों के इंटरव्यू किए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द इंटरव्यू मैम। एक्चुअली इस शो का मकसद ही है कि हम वैसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए जो कुछ लर्निंग्स दे पाए अपने स्ट्रगल्स के जरिए, अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए। तो मैम, सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहेंगे जिस केस से आपको प्रसिद्धि मिली, निर्भया केस। तो जब निर्भया केस को आप अपने हैंड में ले रही थी, जब उसको फाइट करने का विचार आपके मन में आया था, तो क्या आपको ये विश्वास था कि इसे अंजाम तक आप पहुंचा पाएंगी? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये केस मैंने अपने हाथ में लिया, उससे पहले जब ये क्राइम हुआ था, डे 1 वो डेट था 16 दिसंबर 2012 एग्जैक्टली। लेकिन मॉर्निंग में मुझे ये पता चलता है 17 दिसंबर 2012 को कि दिल्ली में एक बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की गई, उसको बस से फेंक दिया गया। ये सारा जब मैंने न्यूज़ देखा मीडिया में, एडवोकेट थी मैं, उस मेरा 2006 का लॉ है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरा जो प्रोफेशन है इसके माध्यम से इस बेटी के जो अपराधी हैं इनको मैं फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। तब तक ये केस मेरे हाथ में नहीं था। बेटी को उसको नहीं जानती थी, निर्भया को, उनके पेरेंट्स को नहीं जानती थी, लेकिन ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट था कि मैं इनको जस्टिस दिलाऊंगी। कहने का मतलब कि अगर आप कुछ सोच लेते हैं, चाह लेते हैं, तो नो डाउट उस चीज को आप हासिल करते हैं और उसके लिए जो चीजें जरूरी होती है, ब्रह्मांड कहीं ना कहीं वो आपको दिलवा भी देती है। वैसे एक चीज यहाँ पे जरूर जानना चाहेंगे कि इस केस को फाइट करने के लिए आपके मन में ये आ गई थी बात कि नहीं करना है, बट वो कौन सी चीज थी जिसने आपको इग्नाइट किया कि नहीं मुझे इस केस को फाइट करना ही है? वो क्या था, वो मोमेंट क्या? देखिए, एक वो मोमेंट था शायद जब हमने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ा और मीडिया के थ्रू हमें पता चला। हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे। हमसे मतलब मेरे देश की हजारों बेटियां मुखर्जी नगर में रहती हैं। मैं पीजी में रहती थी। मेरे पीजी में करीब जो गर्ल्स पीजी था उसमें 30 से 35 गर्ल्स थे। जिस दिन 17 को ये मॉर्निंग में बात पता चली, उन गर्ल्स के घर से फोन कॉल्स आने लगे कि तुम क्या आईएएस बनोगी, देश की राजधानी में हो और वहां पर बेटियों के साथ रात के 8 बजे एक क्राइम हो रहा है, तो आप वापस आ जाओ। हम बेटियां सपना देख रहे हैं अंतरिक्ष में उड़ने का, समाज में बदलाव लाने का, कुछ अच्छा करने का, अपने आप को प्रूफ करने का, और वहां पर क्या किया जा रहा है? रात में 8 बजे इतनी दरिंदगी कि कुचल दिया जा रहा है। सिर्फ उस बेटी की हत्या नहीं की जा रही। जब ऐसे कोई क्राइम होते हैं तो अदर जो बेटियां सपने पाले बैठी हैं उनको भी आप रोकते हो, उनके सपनों को रौंदते हो। तो ये फाइट जो अनुराग जी, ये बहुत मतलब अंदर से मुझे कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग कर रही थी कि सीमा, अगर निर्भया के साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो सकता था। इनके लिए हमें आवाज बननी पड़ेगी। और मेरा अपना भी जो लाइफ का स्ट्रगल रहा, उन चीज़ों ने भी मुझे इंस्पायर किया करने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। एग्जैक्टली। 8th क्लास के बाद पढ़ने की मुझे परमिशन नहीं थी। और जब मैंने 9th में एडमिशन हुआ तो मेरे गांव में एक छोटी सी पंचायत बैठा ली गई। जो चीज हमारे देश में बेटों को बहुत ही इजी वे में अवेलेबल है, उसके लिए बेसिक नीड्स के लिए हमें फाइट करनी पड़ती है एज ए गर्ल। मतलब कि जब आपके 9th में एडमिशन हुए थे तो रोका जा रहा था? यस, रोका जा रहा था, क्योंकि मेरे गांव में मुझसे पहले कोई भी लड़की का 9th क्लास में एडमिशन ही नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा जो गांव है वहां से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा स्कूल था, जो कि गर्ल्स इजली नहीं जाते हैं। वो इटावा डिस्ट्रिक्ट में चंबल का रीजन पड़ता है। उस टाइम डकैत भी बहुत थे, सिक्योरिटी इशू था, और गर्ल्स को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हमारे समाज में बना हुआ है, स्पेशली विलेजेस में, तो आज से 20 साल पहले वो हम भी फेस कर रहे थे। कोई लड़की नहीं पढ़ी थी तो मुझे अकेले कैसे भेज दिया जाता।
बिल्कुल। तो ये सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने फाइट की। मुझे लगता था कि अगर हमें कुछ करना है तो विदाउट एजुकेशन हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो मेरी फाइट वहाँ से थी। अच्छा, इस केस में जैसा आपने बताया कि आपकी ये सोच थी कि आप इस केस को फाइट करेंगे, और नो डाउट मतलब आप अल्टीमेटली इस केस को अपने हाथ में ली। आपका वो प्रोसेस क्या था, कैसे अप्रोच किया इस केस को अपने हाथ में? देखिए, जब ये क्राइम हुआ था, मैं निर्भया के पेरेंट्स को नहीं जानती थी, मैंने बताया, निर्भया को भी नहीं जानती थी, लेकिन पूरा देश उबल रहा था। राजपथ पर मैं भी गई प्रोटेस्ट करने के लिए। इस मुखर्जी नगर में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ लाखों की संख्या में बच्चे हैं। बिल्कुल। उन बच्चों को मैं यूनाइट करके यहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि गर्ल्स यहाँ पर भी है एरिया में, और राजपथ भी जा रही थी। तो बराबर में प्रोटेस्ट में थी कि नहीं, क्योंकि सिर्फ लीगल फाइट तो हम तब लड़ते हैं कोर्ट में जाकर के, या थाने की हमें तब जरूरत पड़ती है जब क्राइम हो जाता है। exactly. उससे पहले विमेन राइट के लिए फाइट करना कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जो निर्भया के साथ ये हुआ, उस पर बात करने के लिए आंदोलन बहुत जरूरी है, सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी, तो वो सब मैं कर रही थी। देन आफ्टर हम निर्भया के पेरेंट्स से मिले, तो मुझे पता चला जिस दिन इस केस की चार्जशीट फाइनल होनी थी, वो होनी थी साकेत, दिल्ली में ही साकेत कोर्ट है वहां पर, क्योंकि जुरिस्डिक्शन उसी का था। तो कुछ हमारे अपने जानने वाले एडवोकेट थे, वो इस केस को फाइट करना चाह रहे थे, वो भी अपराधियों की तरफ से। तो मैं लिटरली, क्योंकि मेरी एज कम थी और मैं नई थी इस फील्ड में, उससे पहले मैंने कोई केस नहीं लिया था, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब ये आपके लिए एक पहला केस था। उससे पहले मैंने कोई केस नहीं लिया था। तो मैंने उन लॉयर्स को हाथ जोड़ के मना किया कि देखिए, नो डाउट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप कोई नया केस करते हो, बहुत सारे अनुभव आप लेते हो, आपका वकालत, लेकिन हमें देश को ये मैसेज देना चाहिए कि अगर इस तरीके का क्राइम होगा तो ऐसे अपराधियों का मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा। तो हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देंगे, जैसे कि कसाब के केस में हुआ था। जब क्राइम हुआ, कसाब ने जब इतने मर्डर किए थे, आतंकवादी अटैक किया, तो पूरे देश में एक सिंगल एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ था। तो मैं चाहती थी कि जैसा आतंकवादियों को मैसेज दिया, वैसे ही बेटियों पर आतंक करने वाले लोगों को ये मैसेज आए, लेकिन वो एडवोकेट नहीं माने। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि बार एसोसिएशन साकेत ने एक वहां नोटिस जारी किया कि साकेत कोर्ट का कोई भी एडवोकेट इस केस को फाइट नहीं करेगा। तो उस दिन भी मैं वहां पर थी, चार्जशीट फाइल हो गई, ट्रायल चला, सारी चीज। निर्भया के मदर से जब मैं मिली उनके घर पर, तो वो मायूसी, और जब मैंने उनका फोटो देखा निर्भया का, तो अनुराग जी, मैं करीब 15-20 मिनट उनकी फोटो के सामने खड़ी थी, और ऐसे लगता है उनकी फोटो देख करके, मैंने कभी पब्लिक नहीं की, कि कितने सारे सवाल हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स को इंश्योर किया कि मैं आपकी बेटी को जस्टिस दिला के रहूंगी। उन्होंने मुझे केस तब तक नहीं दिया था, लेकिन मैं अंदर डिसाइड कर चुकी थी, क्योंकि सरकारी वकील भी थे और लोग भी थे। फिर धीरे धीरे जब उनको लगा कि बेटा अपने केस में कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना साल बीतता जा रहा है, तो मैंने कहा आंटी जी, आपकी बेटी आपके साथ है, जिसको आप अपनी बेटी मानते। निर्भया के फादर मुझे बहुत प्यार करते, वो अपनी निर्भया की तरह मुझे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप फिर करो इसको फाइट। तो मैंने डिसाइड किया कि, और डिसाइड तो पहले ही कर चुकी थी कि जस्टिस लीगल पेपर पर ये केस कोई आम केस था नहीं, नो डाउट एक बहुत बड़ा केस था, इसके साथ देश की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। तो जितनी अधिक उम्मीदें जुड़ती है उतनी अधिक चुनौतियां भी आती हैं, नो डाउट। तो इस केस में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी आपके पास, तो वो चुनौतियां कौन कौन सी थी और उसे आपने कैसे फाइट किया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप कोई केस हाथ में लेते हैं, तो सबसे बड़ी जो चुनौती मुझे लगता है वो है कि आपके पास जो एविडेंस है, जो FIR है, जो चार्जशीट है, उसमें जिस बेटी को आप या जिस पर्सन को जस्टिस दिलाने जा रहे हैं, जो आपका क्लाइंट है या जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, उसके फेवर में वो सारी चीजें जो जेन्युइनली जो घटना हुई है, वो चीजें उन पेपर्स में आई हैं या नहीं, वो बहुत जरूरी होता है। तो निर्भया केस में मैं एक चीज कहूंगी अनुराग जी, मैं सैल्यूट करती हूँ DCP छाया शर्मा को, क्योंकि उस टाइम उस जुरिस्डिक्शन में वही थी। उन्होंने विदिन अ पीरियड 3-4 दिन के अंदर सारे एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया था, चार्जशीट विदिन अ पीरियड फाइल कर दी गई। वो अलग बात की वो निर्भया को नहीं बचा पाए, क्योंकि ड्यूटी तो पुलिस की ये भी थी
कि आप ऐसे क्राइम को रोकते होने से, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वर्क किया वो बहुत अच्छा किया था। चार्जशीट कंप्लीट थी, तो उन सारी चीज़ों पे मुझे बहुत फाइट नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो पूरी चार्जशीट होती है किसी केस की, FIR होती है, एविडेंस होते हैं, जो उसमें गवाह होते हैं, उन सबको एक एक चीज पर एग्जामिन करना और उस कंक्लूजन पर कोर्ट को कन्विंस करके पहुंचाना कि जो ये क्राइम हुआ है वो डेथ पेनल्टी ही इसका लास्ट पनिशमेंट है। तो ये इजी नहीं था, तो लेकिन उसको फाइनली किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस केस में, निर्भया केस मेरी लाइफ का पहला केस था, लेकिन डेथ पेनल्टी को लेकर के मेरा पूरा एक रिसर्च हो गया। IAS की तैयारी कर रही थी, लॉ मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जिसमें हम इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ते हैं। एनालिटिकल अप्रोच हमारी, हम लॉ स्कूल पढ़ते हैं जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, और जूरिस्प्रूडेंस में ये सारी चीजें हैं कि जो लॉ बनाया गया उसका पर्पज क्या है, हम वहां तक स्टडी हमने की है। सिर्फ ये नहीं कि पीनल कोड जो भारतीय दंड संहिता है इसमें ये धाराएं हैं तो उसका ये पनिशमेंट नहीं। एक ही धारा में आपको लगेगा कि किसी को आजीवन कारावास होगी तो कोई छूट कैसे गया जब 302 लगी। तो ये जब वहां पर आता है वो जूरिस्प्रूडेंस, वो आता है कानून का इंटरप्रिटेशन, उसका जो रीजन ऑफ बीइंग एग्जैक्टली। तो हमारा, अनुराग जी, इस केस में मेरा पूरा रिसर्च है। मुझे लगता है जितना भी सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केसेस है इस पर, जितना भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कहेंगे कि हम प्रिवी काउंसिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे जो लॉ है जो 1860 में मैकाले ने बनाया, उससे पहले हम ब्रिटिश लॉ को ही फॉलो कर रहे थे। तो प्रिवी काउंसिल में क्या निर्णय होते थे इनसे रिलेटेड, हम वहां तक पहुंचे हैं इस केस में। और इसी का परिणाम है कि आज इस तरीके के जो भी केसेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम जुड़ के आ जाता है। अभी हाथरस केस देखा जाए तो उसमें भी आपका नाम जुड़ा हुआ है। आपके फेसबुक पोस्ट को जब देखता हूं तो मतलब रेगुलरली कहीं ना कहीं उस पर अपडेट्स होते रहते हैं, इस बच्ची का रेप, इसकी हत्या। तो एज एन एडवोकेट जब आप उसे देखते हैं तो आपका एक दूसरा नजरिया होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक आम सिटीजन के रूप में, एक आम स्त्री के रूप में, जब आप इन घटनाओं को देखती हैं तो कैसा लगता है, इनसाइड कैसी फीलिंग होती है वो? देखिए, अगर इस तरीके के जब क्राइम होते हैं और कोई भी मुझे पता चलता है तो मुझे लगता है कि इस देश ने फिर अपने एक टैलेंट को, अपने एक सिटीजन को मरते हुए देखा और उसको उसने बर्दाश्त कर लिया। मुझे ये महसूस होता है क्योंकि अनुराग जी, किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, लोग एक दूसरे पर हाथ उठा देते, कोई इतना एग्रेसिव हो जाता है कि मर्डर भी कर देता है। लेकिन इस तरीके के क्राइम ये झकझोर देते हैं। 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, दिल्ली में 8 महीने की बच्ची, ये हमारे सोसाइटी में क्या है? ये 8 महीने की बच्चियों के साथ भी रेप हो जा रहा है। ये माइंड सेट है। रेप में आपके प्लेटफॉर्म पे ये बहुत सारी, मैंने ओपनली बात नहीं की है आपसे, एक मुझे लगता है लंबा डिस्कशन होगा। क्योंकि अगर कोई रेप कर रहा है जिसको वो ये सोच रहा है कि वो अपनी जो सेक्स वाली इच्छा है उसको फुलफिल करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। वो उस लेडी को, वो उस बेटी को, वो उस ह्यूमन बीइंग को वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। वो क्रूरलिटी करता है। निर्भया के साथ जो रेप था वो क्या था? सिर्फ रेप था नहीं, उनका जो माइंड सेट था क्रिमिनल का, वो उस लेडी के बॉडी को, शरीर को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे क्रूरलिटी से। वो अटैक था नहीं कोई अगर सिर्फ इसलिए कि उससे फिजिकल संबंध बनाने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा कर रहा है, तो वो बेटी के साथ इस हद तक क्रूरलिटी की, उनकी पर्सनल प्राइवेट पार्ट में रॉड को, लोहे की रॉड से इंसर्ट करके उसको बॉडी को, उनके इंस्टेटाइन को उन्होंने कुचला, फिर हाथ डाल करके तोड़ करके फेंका। ये क्या था? मतलब इस लेवल तक का ये कैसे मतलब माइंडसेट हो जाता है लोगों का? इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? साइकोलॉजिकल रीजन मुझे समझ में आ रहा है, जो 2-3 रीजन। एक तो इसके पीछे अगर हम जाएंगे, क्योंकि जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं वो है मेल पर्सन। हमें 2-3 चीजों पर बात करना बहुत जरूरी है कि ये मेल पर्सन के अंदर एक्चुअली में ये क्रूरलिटी की भावना आई क्यों है। Exactly. क्योंकि ये सिस्टम जो पैट्रियार्की है, इसमें कहीं से भी हमारी फीमेल ने कुछ नहीं बनाया है सिवाय जन्म देने के अलावा। हमारी जब सृष्टि की रचना हुई उसके बाद से अगर आप देखेंगे कि विमेन का जो भी है कि वो एक सृष्टि की रचना कर सकती, वो जन्म दे सकती, तो उसको सिर्फ आपने वहीं तक सीमित कर दिया। सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा,
कैसे आप मकान बनाएंगे, उनमें कौन मालिक होगा, क्या आपके ड्रेसेस पहने जाएंगे, कैसे शादी जैसी संस्था डेवलप होगी, कैसे शासन सत्ता होगी, कैसे आपका धर्म होगा। आप पूरे विश्व की बात कर रही हो, सिर्फ भारत की नहीं। ये सब मैकेनिज्म किसने डेवलप किया? पुरुषों ने। और उसने फीमेल को दोयम दर्जे का बना दिया, इसलिए क्योंकि उसको लगा कि अपनी अगर सत्ता को हमें कायम रखना है तो हमें मसल्स पावर चाहिए। मसल्स पावर्स के रूप में उन्होंने बेटियों का अगर जन्म हुआ तो उस बेटी को भी बाद में शादी करके या नॉर्मल तरीके से अगर शादी नहीं कर रही है तो उनको उन्होंने सिर्फ ये समझा कि ये तो बच्चे पैदा करने के लिए है और हमारे वंश को बढ़ाने के लिए। मसल्स पावर एक्चुअल में मेल है और वो मसल्स पावर से वो किसी भी फीमेल को कंट्रोल कर सकता है। और ये कंट्रोल करते जब हम जैसे जैसे सिविलाइज होते गए तो ऐसा नहीं है कि शासन सत्ता में राजा महाराजा भी है जिन्होंने स्त्रियों को बहुत प्यार भी किया, सम्मान भी दिया, अपने इक्वल भी बैठाया। लेकिन जो एक माइंडसेट डेवलप हुआ था इस स्ट्रक्चर में वो अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है। जो लोग इन सारी चीजों को लेकर के अवेयर हो गए कि फीमेल भी एज ए ह्यूमन बीइंग उसके इक्वल राइट है, वो नहीं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का माइंडसेट अभी उसी तरीके का है वो लोग निर्भया जैसा क्राइम कर रहे हैं। मिडिल में भी आते हैं लोग। ये तो वर्स्ट कंडीशन हो गई कि वो तो सिर्फ ऐसी फीमेल को सिर्फ ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उससे अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो हस्बैंड क्या है जो कि एक अपनी फीमेल को वो कंट्रोल करना चाहता है। उसको लगता है कि मैं घर का मालिक हूँ, हर हाल में उसको अपने आप को एज ए ऑनर के रूप में प्रेजेंट करना है। और ये आप अगर पूरा देखेंगे स्ट्रक्चर को कि देश के प्रधानमंत्री से अगर एक आदमी को शिकायत है तो उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री से शिकायतें नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो डीएम है उससे शिकायतें नहीं बिगाड़ सकता। अगर एक पर्सन जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है उसको अपने सीईओ से शिकायत है, उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सारे व्यक्ति पता है किसका बिगाड़ सकते हैं? एक स्त्री का। जो कि रिक्शे वाला व्यक्ति भी अगर अपने एरिया के एमएलए को गाली देगा, शराब पी करके गाली दे करके घर आएगा और अगर उसकी पत्नी ने बोल दिया शराब पी करके क्यों आए तो फटाक से एक उसको थप्पड़ लगाएगा। ऐसे केसेस तो आप सोचिए कि ये पूरा जहां पर वो कहीं पर भी अपनी ओनरशिप नहीं दिखा पा रहा है, किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इजिली इस जेंडर को वो कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो अपनी बहन को कंट्रोल करे, अपनी बेटी को कंट्रोल करे, अपनी माँ को कंट्रोल करे, अपनी वाइफ को कंट्रोल करे। ये माइंडसेट अभी भी बना हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है जी। ये बिल्कुल सही बात आपने बताई कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स के ही कारण बेसिकली ये हमारा माइंडसेट विकृत होते जा रहा है, नो डाउट। बट ये जो निर्भया केस में आपने जो बताया कि वो बस में इतनी विकृत तरीके से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, तो बेसिकली ये कौन लोग होते हैं जिनकी मानसिकता इतनी अधिक विपरीत हो जाती है बेसिकली? क्योंकि ये रेप्स तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनकल्चर्ड लोग ही करते हैं, कल्चर्ड लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं बहुत अधिक घटित होती है, बट उनके केसेस जनरली सामने नहीं आ पाते। बट अनकल्चर्ड लोग जो होते हैं, अनसिविलाइज्ड लोग जो होते हैं, वो क्रूरता की हद भी क्रॉस करते हैं और वो बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाती है वैसी घटनाएं। इसके पीछे का क्या साइंस है? देखिए, इसके पीछे का साइंस मुझे लगता है कि जैसा कि मेल पर्सन का, क्योंकि मैं मेल के साथ भी बैठती हूँ, डिबेट डिस्कशन होते हैं, उनका कहना है कि मेल की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, मतलब उसको वो जानवर से कंपेयर करते हैं कि वो किसी भी एक फीमेल पर सेंटर्ड नहीं रहता, जो कि मैं मेल की ओपिनियन बता रही हूँ। हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं, उसमें बहुत इजीली इन चीजों को दिखाया जाता है कि एक पर्सन है, उसने लव मैरिज की, उसकी सुंदर सी वाइफ है, लेकिन जब वो बीच पर जा रहा है तो किसी भी फीमेल को इजीली देख ले रहा है और उसको लेकर के वो एंजॉय कर रहे हैं, राइट। इस तरीके का ये सारा चीज हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इन चीजों की जो एक्सेप्टेंस है, जो लोग देख रहे हैं, जिसे हम टेलीविजन के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से जिन लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी जो है वो चेंज हम नहीं कर रहे हैं। उसको जो मैंने कहा ना कि अगर शासन सत्ता या हमारे कल्चर, सभ्यता, संस्कृति का जब निर्माण हो रहा था, जब इसका विकास हो रहा था, तो नो डाउट विकास के क्रम में बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं और बहुत चीजें गलत भी होती हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो बनी रहे, इसका मतलब है कि उस विकृतता को आपने एक्सेप्ट कर लिया।
तो आज अगर हम बात करें कि जो चीजें पहले गढ़ी गई थी कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उनका घर में रहना जरूरी है, उनके पास मसल्स पावर नहीं होती है, एक फीमेल को इनोसेंट होना चाहिए। इनोसेंट का मतलब कि उसको दुनियादारी नहीं पता। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो शासन सत्ता संभालेगी, और शासन सत्ता संभालने के लिए इनोसेंट नहीं, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंसी, पर्सनालिटी डेवलप हो, एवरीथिंग, उसको वो सब कुछ चाहिए जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फीमेल को इनोसेंट हो, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों चीजें हैं। तो अब वो जब हम विकास होता चला गया, हमने बड़े बिल्डिंग बनाए, अंतरिक्ष में पहुंच गए, लेकिन मुझे लगता है कि स्त्रियों के मामले में जो साइकोलॉजी लोगों की थी, जो चेंज होनी चाहिए थी, बदलाव जिस स्पीड में होना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और उसका जो कारण समझ में आया वो मुझे यही लगता है कि एक तो फीमेल खुद फ्रंट पर नहीं बहुत आई, और दूसरा इस समाज में जो पैट्रियार्की सिस्टम है ये खुद नहीं चाहता है कि जिस एक पर्सन को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो फीमेल है, वो हमारे इक्वल आकर के बैठे। एज ये जैसे सपोज दैट आज सीमा समृद्धि है, इसको मुझे पता है देश के हजारों लाखों लोग सैल्यूट करते हैं। जब उनके घर की स्त्री की आती है बात, जब उनके घर की बेटी की बात आती है, तो जितना वोकल होकर के आज सीमा बोल रही है, क्या वो उसको उतना अधिकार देंगे? क्या आज जितना सीमा कोर्ट में खड़े होकर के आर्ग्यूमेंट कर रही है, आर्ग्यूमेंट का मतलब एक तरीके से आप बहस और झगड़ा भी समझ सकते हो। झगड़े भी होते हैं, वकील पर्सनली अटैक करने लगते हैं, तो मैं भी पर्सनली उनको रिएक्ट करती हूँ, तो झगड़ा। तो ऐसी झगड़ालू बेटी अपने घर में कौन पसंद करेगा? और अगर हमारे अंदर ये लॉजिकल गट्स नहीं होगा आर्ग्यूमेंट करने का, बहस करने का, रिएक्ट करने का, तो मैं कैसे दूसरों के लिए प्रोटेक्टिव बनूंगी? कैसे मैं उनके केस को फाइट करूंगी? तो क्या हर व्यक्ति अपने घर में ऐसी अपनी पत्नी को इस रूप में देखना पसंद करेगा जो आपकी बात पर रिएक्ट करती हो, जो आपकी गलत चीज पर आपको टोकती हो, जो कहती हो हमारे भी इक्वल राइट है, हमारी जो मर्जी हम वेयर करेंगे? उस चीज से मैं भी डिनाई करती हूँ कि कुछ चीजें हमारे हर देश में सभ्यता संस्कृति में समाहित हैं। तो हमारी फाइट ये नहीं होनी चाहिए कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन हमारी फाइट ये जरूर होनी चाहिए कि हम इक्वल हैं, तो हमारी जो ओपिनियन है उसको एक्सेप्टेंस सोसाइटी में मिले। हम जो करना चाहते हैं, हम अगर आपके बराबर, आपसे बेटर, तो उसकी एक्सेप्टेंस आप दो। वो आप ये मत बोलो कि हमारी बहू जो है वो गाय की तरह है, हमारी बेटी गाय की तरह है, बहुत सुंदर दिखती है। ये सारी जो परिभाषाएं गढ़ी गई हैं अनुराग जी, इनको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये ब्रेक होगी तो जो निर्भया जैसे केस में जिन लोगों ने अपराध किया, अगर उनके इस सोसाइटी में उनकी परवरिश अच्छी हुई होती, उनकी स्कूलिंग अच्छी हुई होती, या उनका माइंडसेट वो जो पहले से शासन सत्ता चली आ रही है और जो पैट्रियार्की की है उसने बदलने दिया होता, स्त्रियों की एक्सेप्टेंस इस हद तक हो जाती कि देश का या विश्व का कोई भी युवा ये ना सोचे कि ये सेकंड जेंडर है, ये सिर्फ एक विषय वस्तु है, हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो शायद ऐसे क्राइम नहीं रुकते। लेकिन हम इन सारी चीजों को कर पाने में फेल हैं, इसीलिए ये क्राइम निरंतर हो रहे हैं। साइकोलॉजी यही है। बिल्कुल सही बात है मैम। यहाँ पे एक चीज और हम कहना चाहेंगे, लाइक जैसे आज हम जो देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि औरतें ही औरतों की दुश्मन, जो हमने देखा है जनरली परिवार में, कई सारे परिवारों में हमने देखा है कि माँ खुद अपने बेटियों को सिखा रही है कि तुम्हें रहना कैसे है, और जब वो एज ए मतलब अपने बहू को जब देखती है तो वो सास जो है अपने बहू पे रूल करना चाहती है, और जब वो बेटी होती है उस वक्त उसको लगता है कि भाई मैं तो बिल्कुल खुला रहूं, मैं तो बिल्कुल फ्रीडम में रहूं। लेकिन फाइनली जब वो उस रोल में पहुंचती है, सास के रोल में, तो वो रूल करना चाहती है, बट जब बहू रहती है वो चाहती है मेरे को कोई रूल ना करे। तो इस दरमियान जो शिक्षा दी जा रही है हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को, मतलब कहीं ना कहीं ये मेल पर्सन नहीं दे रहे, वो फीमेल ही दे रही है बेसिकली। देखिए, जिसको इस समाज ने जो दिया वो आगे वही डिलीवर करेगा। एग्जैक्टली। एक स्त्री को इस समाज ने क्या दिया? कंट्रोल दिया, किचन दी, बेडरूम्स दिए, घर की चार दीवारी दी। जब उसको ये सब इस समाज ने दिया, उसके रिलेटिव ने ये चीजें दी, उसके पार्टनर ने ये चीजें दी, तो आगे वो अपनी बेटी, अपनी बहू को क्या डिलीवर करेगी? यही डिलीवर करेगी। एक घर में एक पुरुष ने नौकरी की, बिजनेस संभाला, शासन सत्ता संभाली, वो आगे आने वाली जनरेशन को क्या देगा? वही सब देगा।
इन सारी चीजों में स्त्रियों को किसने धकेला है? आज मैं अपने घर में सोचती हूँ कि अगर मेरी कल को बेटी होगी या मेरा बेटा होगा, हमें दोनों को इक्वल ट्रीट करना है, क्योंकि मैं सक्षम हूँ। Exactly. लेकिन मेरी माँ, मैं बहुत एग्जाम्पल्स नहीं दे रही, मैं अपने खुद के एग्जाम्पल्स दे रही। मेरी माँ जो हाउस वाइफ थी, वो मुझे हमेशा ये कहती थी, बहुत प्यारी लेडी हैं वो हमेशा कहती थी कि ससुराल जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा काम नहीं करती हो, तुम पढ़ती रहती हो। क्योंकि उनको पता था कि घर का काम ही सब कुछ है। क्योंकि वो एडवोकेट नहीं थी, वो टीचर नहीं थी, वो पढ़ी नहीं है। फादर पढ़े थे, फादर को समझ में आया कि लड़की हमारी थोड़ी टैलेंटेड है, तो वो चाहते थे कि बेटी पढ़ जाए। देखिए, तो जो फादर हमारे मुखिया हैं, वो बाहर जा रहे हैं, घूम रहे, एक्सपोजर मिला तो वो हमें वैसा बना रहे। तो मेरी माँ, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें समाज की गलती है। Exactly. उसने नहीं निकलने दिया। स्त्री की दुश्मन नहीं है, मैंने जो बताया वही है। अब मॉर्निंग में आप देखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज की मैं बात कर रही हूँ, 90% कंट्री की फैमिलीज की बात कर रही हूँ, जो फीमेल इंडिपेंडेंट है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं जागती हूँ तो मेरा मन करता है सबसे पहले न्यूज़पेपर पढूं या फोन देखती हूँ, अपना किसी का मैसेज देखती हूँ, केस के रिगार्डिंग बात करती हूँ, ऑफिस में बैठती हूँ, ये सब करती हूँ। लेकिन जनरली घरों में क्या होता है, जो औरतें सबसे पहले किचन में जाएगी, चाय बनाएंगे, और उस टाइम उस घर का जो मेल मेंबर है वो क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, टेलीविजन देखेगा, फोन पर बात करेगा। और वो लेडी टिफिन लगा रही है और वो तैयार होकर के घर से बाहर जा रहे हैं, वो देश की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, सोसाइटी में इलेक्शन होने वाले हैं समाज में, उस पर बात कर रहे हैं। और वो स्त्री उस टाइम क्या कर रही है, किचन संभाल। जब वो किचन संभाल रही है स्त्री, तो जो उसके घर में नई फीमेल बहू के रूप में आने वाली है, वो कभी उसको ये नहीं कहेगी कि बेटा तुम जाओ नौकरी करो। कुछ लेडीज जिनका अपना सोच थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, या उनको लगता है कि हमने बहुत सहा, अपनी बहू को नहीं ऐसा करने देंगे, तो वो प्रमोट कर रही है आगे का। लेकिन जनरल हम बात करेंगे अनुराग जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, जिसको हम क्या कहते हैं कि स्त्री की दुश्मन है। नहीं, हमने जो उस स्त्री को दिया वो आगे आने वाली स्त्री को डिलीवर कर रही है, और ये दिया है पुरुषों ने, ये दिया है पैट्रियार्की, सोसाइटी ने, और हम उस पर ब्लेम लगा रहे हैं। जिस दिन उस घर में काम करने वाली स्त्री, किचन में काम करने वाली, आप एक बार के लिए इमेजिन करिए, पति वो सब घर में कर रहा है या मेल मेंबर, और वो सब ये कर रही है। आप देखिए, कभी भी घर में आने वाली बेटी उस घर में, चाहे वो बेटी हो चाहे बहू हो, वो ये कहेगी बेटा तू क्या किचन में काम कर रही है, एक काम कर, जॉब कर, अपने आप को देख कितनी टैलेंटेड है तू, तो स्पोर्ट्स खेल, आगे बढ़, देश की राजनीति कहाँ जा रही है, पॉलिटिक्स। आप सोचिए कितना ऑट लग रहा है ये। आप अगर सुन रहे होंगे कि ये सिचुएशन आ जाए जहाँ मेल के लिए चार दीवारी डिसाइड कर दी जाए और जहाँ फीमेल एकदम ओपनली जाए, तो कभी ये नहीं कहावत होगी स्त्री की दुश्मन है। नहीं, ये वो स्त्री की दुश्मन नहीं है, वो कॉन्स्पिरेसी की शिकार है, एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं सोर्स जो है आपका पुरुष समाज ही है, जिन्होंने उसे अपने अकॉर्डिंग ढाला है। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने फेसबुक पे भी लिखा, बहुत सारे हमारे भाई लिखते रहते हैं, फीमेल मुद्दे पे भी लिखते। मैं उनको ये कहती हूँ कि जो हमारे भाई देश की बात कर रहे हैं, शासन सत्ता की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इस टाइम इनकी वाइफ क्या कर रही है। आप कभी देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जा पाएंगे जब इक्वल आपके लेवल की, अगर आपने अपनी वाइफ को उस लेवल पे डेवलप नहीं किया है जो इन सारी चीजों पर बात कर सके। लेकिन होता क्या है, जनरली घरों में आप देखेंगे, ऑफिस से हस्बैंड आए, कभी उनके 10 दोस्त आ गए संडे वाले दिन, भाभी आप चाय अच्छी बनाती हैं, भाभी आपके हाथ का हलवा अच्छा है, बस वो वहीं तक सीमित है। फिर वो कैसे आर्गुमेंट करेगी। ये तो आपने ये बोला कि फीमेल जो है वो फीमेल की दुश्मन है। लोग कहते हैं स्त्री के मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि वो आर्गुमेंट अच्छा नहीं करे, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड नहीं है। इन सारी चीजें उसको मिली क्यों नहीं है। और अगर इन चीजों से अनुराग जी कोई मेल पर्सन भी वंचित रहा है, जिसकी स्कूलिंग अच्छी,
वो भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसी एक फीमेल जिसको मौका नहीं मिला। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन में आखिर एक मेल पर्सन भी जिसको प्रॉपर एक्सपोजर मिला है, रिसोर्सेज मिले, वो आगे बढ़ गया। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे भी पर्सन है ना जो देखते हैं कि पुलिस आ रही है तो 100 मीटर की दूरी पे भाग के डर के छुपते हैं। तो इसका मतलब है कि उस मेल पर्सन को भी एक्सपोजर नहीं मिला और स्त्रियों को ज्यादा बड़ी संख्या में ज्यादा समय से नहीं मिला, बस ये कारण है। फिर लौटते हैं निर्भया केस पे। एक्चुअली प्रोसीडिंग्स नो डाउट लंबी चली, बट फाइनली आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ अब जो वर्डिक्ट आने वाला है उसमें इन लोगों को फांसी की सजा मिलने वाली है, दे आर गोना बी हैंग्ड। तो वो जो इंस्टेंस होगा, वो जो मोमेंट होगा, कैसा लगा? देखिए अनुराग जी, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, नो डाउट इस केस में 7 साल 3 महीने लग गए, 7 ईयर लगा। लेकिन जिस दिन ट्रायल कोर्ट से ये डिसाइड हुआ कि इनका जो पनिशमेंट है वो फांसी की सजा है, उससे पहले जब हमने ये केस अपने हाथ में लिया, जब हमने डिसाइड किया था, मैं तभी पता नहीं, मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ, मैं बहुत जिद्दी टाइप की लड़की हूँ, मैं जो चीज ठान लेती हूँ वो करती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मेरे साथ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए जिसमें मेरी जान भी जा सकती थी, मेरा हेल्थ इशू हुआ, लेकिन हमारी अपनी फाइट जो है लाइफ को लेकर के, लोगों के सपोर्ट को लेकर के, वो कम नहीं हुई। सेम निर्भया केस में भी था। लेकिन जब ये 2020 में 7 जनवरी 2020 में पहली बार डेथ वारंट इशू हुआ था, क्योंकि सजा तो इनको पहले से सुना दी गई, उसका एग्जीक्यूशन होना था, मतलब उसको फांसी पर कब चढ़ाया जाएगा। मुझे उस दिन पूरा ये क्लैरिटी थी कि आज ये फांसी की सजा इनको सुनाई, वो एग्जीक्यूशन का पनिशमेंट सुनाया जाएगा, क्योंकि लॉ में मैं बहुत क्लियर थी। और आपको बता दूं कि मैं उस दिन कोर्ट में जो एक्यूज्ड थे उनके तरफ से 3 एडवोकेट थे। AP सिंह सिर्फ फ्रंट पर आया, लेकिन उसके पहले जो 30-35 साल की वकालत कर चुकी वृंदा ग्रोवर जी, जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, काफी अच्छी एडवोकेट हैं, वो थी उन लोगों के साइड से। तो उन सबके साथ आर्ग्यूमेंट ये थे, लेकिन मैं श्योर थी क्योंकि मेरी लॉ में बहुत क्लैरिटी थी। तो मुझे जस्ट पहले जब ये आर्ग्यूमेंट होना था, उससे पहले मेरे पास निर्भया की फोटो है फोन में, वो मैंने देखी, और वो फोटो ऐसी है उनकी जिसमें उनकी पूरी बॉडी एकदम, चेहरा ब्लैक है, स्वेलिंग है, साइड में बाल नहीं है, उनकी आंखें एकदम से ब्लैक हो रखी हैं। वो फेस है जिसको देख करके कोई भी देश का नागरिक दर्द महसूस करेगा। और मैंने ये कहा उनका फोटो देख के अपने आप से, ज्योति, क्योंकि नाम हम ले सकते, कोई इशू नहीं है, पेरेंट्स ने अलाउ किया, आज वो दिन है जिस दिन इनको फांसी की सजा का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। जो मैंने कमिटमेंट किया था वो और रियली उसके जस्ट आधे घंटे बाद ये सब आर्ग्यूमेंट हुए और हुआ, तो बहुत अच्छा मैंने महसूस किया। और वो मोमेंट हमारे लिए और आंटी के लिए, और अंकल निर्भया के फादर, हम लोग कोर्ट रूम में थे, आंटी ने मुझे माथे पर किस किया कि बेटा तुमने जो किया तुमने किया। और उन्होंने मीडिया में भी उस दिन बोला कि एक बेटी मेरे साथ नहीं है, लेकिन दूसरी बेटी ने मुझे फाइट किया। तो वो सारा मोमेंट नो डाउट कि बहुत ही एक था कि जो ज्योति के साथ किया, जो निर्भया के साथ किया, उनको हम हैंग कराएंगे। लेकिन अनुराग जी, ये कहो कि हम बहुत सेटिस्फाई हैं, वो नहीं, क्योंकि जिन अपराधियों ने ये क्राइम किया उनको सजा मिली, निर्भया को क्या मिला? सही बात है। स्टिल और भी निर्भया हो रही, वो तो इस दुनिया से चली गई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि काम जो है ना, वो इन्वेस्टिगेशन का नहीं पुलिस को करना चाहिए, काम प्रिवेंशन का, प्रिवेंशन की बात करनी चाहिए। तो वो उस पर वर्क करना जरूरी है, और बजाय कि हम इन्वेस्टिगेशन अच्छा करेंगे। जुडिशियल सिस्टम, क्यों हमें जुडिशियल सिस्टम की इतनी रिक्वायरमेंट है कि बहुत सारे जजेस की संख्या हो, बहुत पुलिस की संख्या हो? हम सोसाइटी एज ए सोसाइटी क्यों नहीं ये सब कर सकते हैं कि हमारे इन सारे लोगों की जरूरत ही ना पड़े? रेयरली अगर ऐसा कुछ होता है कि कुछ साइको मानसिकता के लोग हैं, साइको हैं, तो वो फिर एक आध केसेस ऐसे हों जो कि किसी भी सोसाइटी में ऐसे लोग हो सकते हैं। एकदम कोई सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन प्रिवेंशन पे काम होना चाहिए। नो डाउट। जैसे ये सजा देने का जो मकसद होता है जनरली कि इसको देख करके आने वाले समय में लोग इस तरीके के क्राइम्स न करें,
बट उसके बावजूद भी अभी जो देखा जा रहा है, ये मतलब कहने में बड़ा शर्म आ रहा है कि इंडिया जैसे, भारत जैसे देश में अभी लगभग हर 16वें मिनट एक रेप के केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो साफ है कि इस तरीके की सजाएं कहीं ना कहीं रेप के केसेस को कम नहीं करने वाली। तो क्या वो स्टेप्स हमें लेने चाहिए, क्या हमारा प्रयास होना चाहिए जिसके वजह से इस तरीके के केसेस में कमियां आए? देखिए अनुराग जी, निश्चित रूप से कानून के वजह से और सजा मिलने से लोगों में डर होगा, डिटरेंस की, लोगों में डर हो कि हम ऐसा क्राइम करेंगे तो ये सजा मिलेगी। ये जरूर हो सकता है, बशर्ते वो सजा एक पर्टिकुलर टाइम में दी जाए। टाइम एग्जैक्टली, क्योंकि हमने जो कानून बनाया है उस कानून का, वो कानून हमारा बहुत अच्छा है। हमारा लॉ आईपीसी में जो भी धारा है वो बहुत अच्छी है, सीआरपीसी का प्रोसीजर बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि उसका प्रवर्तन नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 2013 में जब निर्भया के साथ क्राइम हुआ, 12 में, 13 में बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल एक्ट, हर जगह बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और इम्प्लीमेंटेशन अगर आप नहीं कराएंगे तो आप कैसे ये बताओगे कि जो हमारा कानून है उसकी लोगों को सजा भी मिलती है और वो लोग जेल में भी रहते हैं, उनके लाइफ पर भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। आप मैसेज देने में फेल हुआ, क्योंकि जब भी कोई ऐसा क्राइम करता है, चाहे वो रेप के मैटर हो, मर्डर हो, मारपीट हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति मारपीट करता है या रेप करता है, 1 साल बाद अगर उसको बेल मिल जा रही है, फिर आप 10 साल तक मुकदमा चला रहे हैं, 10 साल के बाद ट्रायल कोर्ट से डिसाइड होगा, फिर 10 साल में हाई कोर्ट से डिसाइड होगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, 30 साल, 40 साल, आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है और वो फ्री घूम रहा है। लोग सोच रहे हैं अरे इसके ऊपर तो मुकदमा था 302 का, ये बाहर कैसे है? तो वो कहता है अरे नॉर्मल बात है, आजकल मर्डर करो, पुलिस को इन्फ्लुएंस करो, सिस्टम तो ऐसा ही है। तो वो व्यक्ति जो बाहर है, जिसने मर्डर किया, वो लाखों लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो डिटरेंस नहीं है। अगर ये चीज आ जाए विद इन अ पीरियड, अगर 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने में पनिशमेंट मिलना शुरू हो, आप देखिए इसका लॉ का कितना इम्पैक्ट होगा। सोसाइटी के लेवल पे तो नो डाउट बहुत काम करने की जरूरत है कि क्राइम ही रुके, क्राइम ना हो, प्रिवेंशन का काम हो, लेकिन कानून का डर हो तो वो कानून का डर तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें ये वो बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली वो कहा भी गया है ना कि अगर जस्टिस में देरी हो रही है, इसका मतलब वो जस्टिस मिला ही। देखिए एक कहावत है, जैसे मैं मतलब काफी रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे सीनियर जो एडवोकेट हैं, जजेस का, या हमारे कानून में भी एक कभी कभी कोटेशन हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर न्याय जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, ठीक है, ये एक हमने युक्ति बना ली। एक आता है कि चाहे 99 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक इनोसेंट को सजा नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी जो और इसको एक्सेप्ट करते हैं लोग, कहते हैं कि अगर वो छूट गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारे लॉ का ये कोटेशन है, इसको फॉलो करती है कोर्ट कि किसी इनोसेंट को सजा ना मिले। लेकिन अनुराग जी, रियलिटी ये है कि इनोसेंट भी 10 साल से जेल में पड़े हुए हैं और जो अपराधी हैं 99 वो भी घूम रहे हैं बाहर। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। उसका कारण ये है क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं न तो इनोसेंट को बचा पा रही हैं और न अपराधियों को सजा दिला पा रही। मतलब तो आप अपनी एजेंसियों फ्रंट पे फेल है। एग्जैक्टली, तो आप फेल है ना। अब फिर उसके बाद एक युक्ति को लेकर के घूम रहे हैं कि हाँ, क्योंकि वो 99 इसलिए छूट गए क्योंकि हम इस कोटेशन पे काम कर रहे हैं। कि किस तरीके की चीजें हैं। हम 21st सेंचुरी में हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को स्ट्रॉन्ग करिए, टेक्निकल लोगों को लाइए, टेक्नोलॉजी का यूज करिए, कैसे कोई इनोसेंट इम्प्लीकेट होगा फॉल्सली और कैसे अपराधी छूट जाएंगे। तो इन सारी चीजों पर रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। अगर ये होंगी तो नो डाउट कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा सोसाइटी। नो डाउट। और जब बात इम्पैक्ट की हो रही है तो नो डाउट यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप इस पे जरूर कुछ बोले। लाइक जब भी कोई रिवॉल्यूशनरी काम होता है, लाइक जैसे आपका ये जो स्टेप था कि मैं निर्भया के केस को फाइट करूंगी और इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगी, उन सारे दरिंदों को फांसी की सजा दिलाऊंगा, ये जो आपका पर्सनल इंसाइट था, आपके साथ पूरा देश जुड़ा, तो ये बहुत बड़ा मुहिम हो गया था। तो ऐसी स्थितियों में नो डाउट लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें जुड़ जाती है और आप फाइनली उस पर खरे उतरे, मतलब जस्टिस मिला, नो डाउट। बट द थिंग इज दैट कि अब यहाँ ये जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में कोई एक ऐसा इंस्टेंस, कोई ऐसा घटनाक्रम जो आपको पता चला हो कि आपके इस
घटना से, इस चीज से प्रेरणा लेकर के लोगों ने भी इस तरीके के स्टेप्स लेने शुरू कर दिए? देखिए, आपको मैं बताती हूँ, जब ये पहली बार 7 जनवरी को डेथ वारंट इशू हुआ, तो मैं मीडिया में आई, लोगों का इंटरव्यू, उससे पहले मैं फाइट कर रही थी, तो लोगों को नहीं पता था मेरे बारे में। तो फिर उसके बाद 26 जनवरी को मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर, वहाँ पर एक चौक है, उस चौक पर वो लोग हैं, अपना स्वीट्स करके है, उनका एक ग्रुप है, काफी अच्छे लोग हैं वो, उन्होंने तिरंगा फहराते हैं एवरी ईयर, और किसी ऐसी पर्सनालिटी को बुलाते हैं जिसने कुछ अच्छा काम किया हो। अरुणिमा सिन्हा जी और लोगों को बुला चुके, तो उस टाइम 2020 में उन्होंने मुझे इनवाइट किया। जब मैं गई, झंडारोहण हुआ, फहराया, उसके बाद मुझसे एक लेडी मिली, उनकी बच्ची थी साथ में, कहती है पता है मैम, मेरी बेटी इंजीनियरिंग करना चाह रही थी, लेकिन जब से आपको देखा है तो कह रही है मैं एडवोकेट बनूं। क्या बात है, एक पॉजिटिव। एक आपके मध्य प्रदेश में एक दिन मेरे पास फोन आता है कि मैम मुझे आपसे बात करनी है। बहुत छोटी बच्ची की आवाज थी, ऐसी होगी 15-16 साल की। इनका यस बताइए। और जब भी मैं आपको बता दूं अनुराग जी कि जब किसी बच्ची की आवाज सुनते हैं हम, तो और इस फीमेल की भी मतलब एक, क्योंकि मुझे समझ में आता है ना कि कहाँ समस्या है, तो बोली मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ। तो मैंने बहुत प्यार से उससे पूछा कि क्यों? कहते मुझे ना समाज में बदलाव करना है। हमने कहा अभी आप किस क्लास में? बोली 10th क्लास में हूँ मैं। मैंने उसको गाइड किया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हैं अनुराग जी, जो बेटियां कुछ डिफरेंट करना चाहती। एक लड़की है मेरे साथ इंटर्नशिप कर रही है, वो लड़की पंजाब से मेरे साथ यहाँ पर इंटर्नशिप करने आई है दिल्ली। और हाथरस में मैं केस फाइट कर रही हूँ, तो हाथरस कोर्ट रूम में मेरे साथ काफी लड़ाई झगड़ा हो गया था। वहाँ के जो लोकल वकील थे उन्होंने मुझे डराया धमकाया, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर उन वकीलों से लड़ रही हूँ। और उनमें से जब एक वकील बाहर आया, तो वो लड़की जो इंटर्नशिप मेरे पास करने आई है, उसका रिसेंटली लॉ कंप्लीट हुआ, हाइट कम है, लेकिन मुझे और जो लॉयर बाहर थे उन्होंने बताया कि मैडम आपको पता है, नवजोत नाम है उसका, कह रहे वो तो आपसे ज्यादा उन लोगों से बाहर फाइट कर रही थी, और वो इतना इंस्पायर होकर के नहीं कि सीमा मैम अगर लड़ सकती तो मैं क्यों नहीं। तो देखिए, और दूसरा मैं देखती हूँ कि मेरे पास डेली अनुराग जी कम से कम 10 फोन कॉल्स आते हैं। कुछ लेडी अपना प्रॉब्लम बताती हैं, कुछ कहती है मैम हमने अपना एनजीओ बना लिया, कुछ कहती हैं हम फाइट कर रहे हैं लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, अपनी बेटी को हम पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटी को मुझे कहीं ना कहीं पहुंचाना है। एक मेरे पास हाथरस में बगल में जगह है, मैं नाम उस जगह का भूल रही हूँ, एक उस लेडी का नाम है सुंगेरी देवी, मजदूर लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसकी 15 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसका बाद में मर्डर कर दिया गया। वो लेडी मुझे ढूंढते हुए इलाहाबाद गई, वो लेडी लखनऊ गई, वो लेडी दिल्ली में आकर के मुझे पटियाला हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह ढूंढा, मैं नहीं मिली, कहीं से नंबर उनको मिल गया मेरा। एक दिन वो मेरे ऑफिस आ गई, जो लेडी मजदूर है, और अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो इतना ज्यादा मतलब अंदर से मोटिवेटेड है कि नहीं मेरी बेटी को ये मार कैसे सकते हैं। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं अनुराग जी कि मेरे देश में फीमेल ही नहीं, मेल पर्सन भी, लड़के हैं मैम, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। और यूथ, अगर आप मेरे फेसबुक पे हैं, बेटियों से ज्यादा तो बेटे लड़के जुड़े हुए, नो डाउट, और उनके कमेंट्स भी, और उनके आप कमेंट्स देखिए, और आज तक मुझे लगता है एक आध कभी रेयरली कोई कर दे, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करता है जिससे मुझे ये फील हो कि इसने मुझ पे भद्दा कमेंट किया। मेरे इनबॉक्स में डेली हजारों मैसेजेस आते हैं, और जो रिस्पेक्टफुली वो बात करते, तो ये मैं बदलाव देख रही हूँ। और ये जो चेंजेस की बात कर रहे हो मैम, ये सिर्फ नेशनली नहीं है एक्चुअली, कहीं से मुझे भी खबर आई कि इंटरनेशनली, इवन बांग्लादेश में भी कुछ लोग हैं, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम यू एंड दे आर वर्किंग, और लिखते भी हैं कि इंस्पायर्ड फ्रॉम सीमा समृद्धि। तो ये एक सच में इस रिवॉल्यूशन के बाद एक चेंज आया है, एक पॉजिटिव मैसेज गया है लोगों के बीच में। मैम बिल्कुल सी बात है, आपका जो प्रयास है कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके के रेप की घटनाएं, इस तरीके के जघन्यतम अपराध रुके, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाए। बट द थिंग इज दैट कि ठीक है, अगर इस तरीके की घटनाएं घटित हो जा रही है, तो आप अकेले तो सारे केसेस के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म आपने प्लान किया है जिसके जरिए आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए रिसेंट में निर्भया ज्योति ट्रस्ट, निर्भया के पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट बनाया है, निर्भया ज्योति ट्रस्ट, जो कि 2013 में बनाया, उसकी मैं लीगल एडवाइजर हूँ।
तो निर्भया केस फाइट जब मैं कर रही थी, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस उस ट्रस्ट के माध्यम से आते थे, जहां मैं काउंसलिंग करना और उन केस को फाइट कर रही थी। उसके साथ ही हमने अभी रिसेंटली ही अपना खुद का ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है समृद्ध भारत ट्रस्ट। वो किसी फीमेल के नाम पर नहीं है, वो इसलिए नहीं है, मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कंट्री को समृद्ध बनाना है, जिसमें मेरे देश के बेटे और बेटियां मिल करके काम करेंगे। हम अकेले केस नहीं फाइट कर सकते, नो डाउट। आज भी हमारे साथ मेरे कलीग्स खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीनियर लोग नहीं हैं, जूनियर है वो हमसे, लेकिन उनका स्पिरिट है, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन हमने इस ट्रस्ट के माध्यम से, मेरा जो विजन है, ऑल ओवर इंडिया, हर राज्य में, हर जिले में, हर उस राज्य के जिले में मेरी अपनी एक लीगल टीम होगी। ग्रेट। एक मेरी अवेयरनेस के लिए टीम होगी और एक मेरी काउंसलिंग के लिए टीम होगी, क्योंकि जो रेप केसेस होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो पीड़िता है उसकी काउंसलिंग हो, जिससे वो प्रॉपर अपने स्टेटमेंट दे सके, FIR करा सके, मेडिकल के लिए एग्री हो सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें जस्टिस के लिए ज़रूरी है। जो मेरी अवेयरनेस वाली टीम है, उस टीम में हम करीब 25% हम फीमेल को रखेंगे अवेयरनेस वाली टीम में, और हम उसमें 75% मेल अपने बेटों, लड़कों को रखेंगे। उसका कारण ये है कि बेटियों को हम एम्पावर्ड कर रहे हैं, एजुकेटेड हो रही हैं, बाहर निकलना चाह रही हैं, लेकिन जो हमारे बेटे हैं उनकी हम काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने बेटों के हाथ में देंगे कि तुम सोसाइटी को बदलोगे, और अगर जो बच्चे हमारे बदलना चाहते तो वो तो उनका माइंडसेट खुद ही बदलेगा, और वो जब इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे और वो अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो क्राइम कैसे करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे हम डाल देंगे कि तुम्हें देश की बेटियों को प्रोटेक्ट करना है, इक्वली ट्रीट करना है, वो लड़का कैसे क्राइम करेगा। तो उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ये फाइट जो है वो सिर्फ फीमेल की नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की फाइट है, और इसको मिलकर के हमें फाइट करना है। जितनी हमें बेटियों को एम्पावर्ड करना, उतना ही हमें अपने बेटों की काउंसलिंग करना है और उनको अपने साथ कनेक्ट करना है। अनुराग जी, मैंने अभी तक जितने कार्यक्रम देखे अपने देश में, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या NGOs के स्तर पर हो, उसमें हमें कहीं ना कहीं एक गैप नजर आता है। वो गैप मेल और फीमेल का बना दिया है कि हमारी बेटियां हैं तो हम उनको एम्पावर्ड कर रहे हैं, वो निकलेंगी तो बॉयज को उल्टा सीधा भी बोल देती है। नहीं, ये नहीं करना है। बेटियों को एम्पावर्ड करना, बेटों को साथ में कनेक्ट करना है। जिस बच्चे को ये पता है, बताया ही नहीं है आपने, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि हमारी संस्कृति और इन सारी चीजों का पार्ट रहा है कि फीमेल को घर में रहना, उसको कंट्रोल करना है, अच्छा पार्ट भी रहा है। लेकिन ये तो वो बच्चा जो है मेल पर्सन, उसको ये पता ही नहीं है कि नहीं, हमें इस फीमेल को इक्वली ट्रीट करना है। जब उसकी हम काउंसलिंग करेंगे, उसको ये टीचिंग देंगे, तो मुझे लगता है कि क्राइम बहुत आसानी से रुकेगा, और इस पर वर्क करने की बहुत जरूरत है। नो डाउट। अभी ये गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट लेके आ रही है, निर्भया सेंटर्स खोलने की जो बात कर रही है, उसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा या ये क्या? देखिए, मैं टाइम टू टाइम क्या करती हूँ, जब हमारे देश में राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, इनसे मैं मिली थी, तो मैंने उनको बताया था कि सर ये वन स्टॉप सेंटर है, जो कि पहले निर्भया वन स्टॉप सेंटर के नाम से था। लेकिन इशू ये है अनुराग जी कि जब भी कोई क्राइम होता है तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो लेती है, लेकिन फाइनली कहते हैं ना कि किसी चीज को अपनी शुरुआत एंड तक एग्जीक्यूशन उस लेवल से नहीं हो पाता है। तो एग्जीक्यूशन पे हम चाहे एक छोटा सा विजन बनाए, लेकिन उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करें अपने लेवल से, जो आप एफर्ट लगाएंगे। तो मैंने एक मेरा जो अपना एक फॉर्मेट मैंने बनाया, गवर्नमेंट को मैंने सजेस्ट किया था, उस टाइम गृह मंत्री थे हमारे राजनाथ सिंह जी, कि सर ये है महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम, जिसमें ऑल टाइप्स की प्रॉब्लम्स कवर हो रही हैं फीमेल की, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। जब ये महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम फीमेल के हाथ में आएगा तो डेफिनेटली उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। और उसको क्यों ना, जो निर्भया वन स्टॉप सेंटर जो बन रहे हैं, जिसको अभी प्रेजेंट में सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से जानते हैं, करीब पूरे भारत में 200 बने हुए हैं, लेकिन वहां पर सुविधाएं नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो वो कोई भी लेडी जिसको, जैसे सपोज दैट डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, या किसी के रिलेटिव ने या परिवार में भी किसी ने किसी के साथ क्राइम किया, रेप किया, तो उस लेडी की सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी।
गवर्नमेंट उसको कहाँ रखेगी? सबसे बड़ी सिक्योरिटी का इशू ये आएगा कि एक लेडी के साथ क्राइम हो रहा है और जब उसके मायके नहीं जा सकती, उसके लिए रहने की कोई जगह नहीं है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो वो सखी वन स्टॉप सेंटर बनाए, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं हैं जहाँ पर वो रह करके अपनी एजुकेशन पूरी कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने खुद को मेंटेन कर सके, या वो कोई काम करना चाहती है तो वहाँ से वो काम कर सके। लेकिन ये सारा चीज वहाँ नहीं है। वहाँ पर क्या है, एक लेडी है, कोई अपने घर पर उसका डिस्प्यूट हुआ तो सखी वन स्टॉप सेंटर में रहेगी, 4 दिन रहेगी, उसको खाने की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या उन बच्चों की स्कूलिंग। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इवन ऐसे केसेस में देखने को मिलता है कि इवन दे मॉलेस्ट। Actually. वो कारण यही है कि उनकी भी टीचिंग बहुत जरूरी है। जो मॉलेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास राजस्थान का भंवरी देवी का केस है। उस भंवरी देवी के केस में जिन लोगों ने उनके साथ रेप किया था, लेकिन जिस ऑफिसर के पास वो FIR कराने गई थी उसने भी रेप किया था। अभी कठुआ में जब वो क्राइम हुआ था, उसमें उस पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था, मंदिर के पुजारी के साथ पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। अभी यहाँ पर जो दिल्ली में हुआ है जगह जो थी कैंट एरिया में, शमशान घाट, वहाँ पर 9 साल की बच्ची के साथ वो जो शमशान घाट का जो पूजा पाठ करा था पुजारी, उसने रेप किया। तो ऐसे, और मेरे पास एक केस है, उसमें एक उत्तर प्रदेश में दरोगा है, उसने रेप किया है। तो ऐसे लोग हैं तो इसी सोसाइटी का पार्ट है। तो अनुराग जी, हमें ये लार्जेस्ट लेवल पे वर्क करने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर DM बन गया तो उसका माइंडसेट फीमेल के लिए इतना चेंज हो गया कि वो क्राइम को रोकेगा और क्राइम करेगा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद कहना नहीं चाहिए, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये एलिगेशन नहीं एक स्त्री लगाती। रंजन गोगोई जी पर मोलेस्टेशन का आरोप उनकी कलीग ने लगाया था, जो वहां पर उनके ऑफिस में काम करती थी। और उसका मैं बता दूं, एक पूरा डिटेल बता देती हूँ क्योंकि आधी अधूरी बात ठीक नहीं है। मोलेस्टेशन का केस किया उन पर, उन्होंने क्या किया, अपने केस का ट्रायल खुद ही कर लिया और अपने आप को उन्होंने बरी कर लिया उस केस से। जबकि नेचुरल जस्टिस कहता है कि जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो व्यक्ति कभी भी अपने केस का पैरोकार नहीं हो सकता है, कोई और होगा। ठीक है, मतलब अपनी खुद सुनवाई नहीं कर सकता, पैरोकार तो हो सकता है, खुद सुनवाई नहीं कर सकता। लेकिन इस केस में ऐसा ही हुआ, उन्होंने खुद सुनवाई की है। अब इसमें 2 चीज हुई। आगे तो उस लड़की को, उस लेडी को सस्पेंड कर दिया वहां से, और जब इस केस को जो हाईलाइट हुआ, सारी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट एक हो गई, तो वहां पर उनको दोबारा से बहाली हुई। अब सोचिए कि अगर रंजन गोगोई जी ठीक थे, वो गलत नहीं थे, उन्होंने मोलेस्टेशन नहीं किया, तो उसका सस्पेंशन बरकरार आपने क्यों ले लिया? तो इस देश में किसी भी पद और किसी भी पोजीशन पे बैठा व्यक्ति भी इस माइंडसेट का हो सकता है, जो आपने कहा कि जो लोग जिनको हम भारत में कहते हैं निचले तबके के आते, ऐसा नहीं है। एलीट क्लास में भी वो मानसिकता बैठी हुई है, और जहां उनको मौका मिलता है बस उनको एक्सपोज नहीं वो हो पाते हैं, लेकिन वो क्राइम तो करते हैं। और जिसका बॉलीवुड इंडस्ट्री तो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। आए दिन लोग मीटू कैंपेन चला, उसमें देखिए MJ अकबर पर एक नहीं 13 लेडीज ने एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने उनका शोषण किया। MJ अकबर कौन है? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर रह चुके हैं। बताइए, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक सांसद है, सिटिंग सांसद है, अभी वो जेल में है, अतुल राय, उनके ऊपर रेप का FIR हुआ। वो केस डिसाइड होने वाला था। उस पीड़िता को इन्होंने जान से मरवाने की कोशिश की, उस पीड़िता को और उसके पैरोकार को नहीं मरवा पाए। वो लोग लड़ते रहे, तो पुलिस से इतने झूठे केस करवा दिए कि एटलीस्ट उन लोगों ने आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने दिल्ली में सुसाइड कर लिया, आग लगा करके दिन दहाड़े, और दोनों की डेथ हो गई। हम कैसा समाज चाह रहे? हमें अनुराग जी, जब इसमें हम थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल या इस पे स्पिरिचुअल बात करें तो लोगों को चाहिए क्या? सभ्यता के विकास में जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम खुश थे, लेकिन अब सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने ही पतन की ओर चले जा रहे हैं। नैतिक पतन हो रहा है ये सब, तो क्योंकि हमारा जो वास्तविक मूल्य है उन सारी चीजों से भी एक भटकाव इसका रीजन हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा मूल्य क्या है? मानवता। सबसे बड़ा मूल्य क्या है? एज ए ह्यूमन बीइंग हम सहजीविता का नियम है। हम भी रहेंगे और तुम्हें भी रहने देंगे। हानि किसी को नहीं पहुंचानी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, हमें ही रहना है
और हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सब खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसी का ये परिणाम है कितने विकृत केसेस देखने को। कोरोना जैसी चीज ने सबको छोटा भी बना दिया था। तो जब बात कोरोना की हो रही है मैम, तो एक बात यहाँ पे मैं इनपुट डालना चाहूँगा अपना कि कोरोना के बाद ये पोस्ट कोरोना लोगों का एक एंटिसिपेशन है कि क्रिमिनल केसेस बढ़ेंगे, तो इसको लेकर के आपका कोई सजेशन गवर्नमेंट को कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं इन सारी चीज़ों से बचने के लिए? देखिए, कोरोना के बाद जो भी क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि ये किस तरीके के क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं और आखिर कोरोना के वजह से जहाँ पर जिस बीमारी ने पूरे देश ही नहीं विदेश को, हर पूरे विश्व को प्रभावित किया, तो उसके खत्म होते ही लोग क्राइम क्यों करने लगे? इसका मतलब है कि हो सकता है उसके पीछे बड़ा कारण ये हो कि लोग अनएम्प्लॉयड हुए, लोगों के पास खाने की सर्वाइविंग हो, ये सारी समस्या हो। तो उन समस्याओं को अगर सॉर्ट आउट गवर्नमेंट कर लेगी, क्योंकि हमने फिर कहा कि आप किसी को पनिश करा करके तब रोक सकते हैं जब वो जो क्रिमिनल है वो उसने क्राइम इसलिए किया है क्योंकि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई क्राइम अपनी जरूरत और मजबूरी के लिए कर रहा है तो उसकी मोरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की ये है कि उन चीज़ों को रोका जाए। तो उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है और अगर ये स्टेप उठाए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें फिर वही चीज़ आ जाती है कि लोग अगर एक लोग इतने परेशान है और दूसरे हमारी कंट्री में 10% जो पॉपुलेशन है वो देश के 90% रिसोर्सेज पर अगर कब्जा करके बैठी हुई है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होनी चाहिए। इक्वल नहीं कर सकते तो इतना तो हो 21st सेंचुरी में कि हमारे लोगों के खाने के सर्वाइवल बेसिक नीड्स की जरूरतें उनकी जरूर पूरा फुल होंगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्राइम नहीं रुकेंगे, वो निश्चित रूप से रुकेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैम, आप काउंसलिंग की बात कर रही थी, तो यहाँ पे इस शो के माध्यम से हम चाहते हैं कि उन स्त्रियों को, उन लड़कियों को ये मैसेज जरूर दें जिनके आए दिन रेप्स होते रहते हैं, तो उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए? पहला स्टेप, जैसे ही उनके साथ रेप होता है तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग डर के मारे भी मतलब आगे नहीं आती और मतलब अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जिन बच्चियों के साथ, जिन फीमेल के साथ रेप केसेस होते हैं उनको मैं सबसे पहली बात यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हो जिसने भी आपके साथ ये क्राइम किया उसको पनिश कराना, तो सबसे पहले आपको उठ खड़ा होना होगा इस जुनून के साथ, ना कि गिल्टी के साथ कि आपके साथ गलत हुआ। इस चीज को ये सोच करके याद रखना है आपको कि जिसने गलत किया है उसको पनिश कराना, ना कि उस गलती की सजा, उस व्यक्ति की गलती की सजा, उस क्राइम की सजा अपने आप को देनी है। अपने आप को देने का मतलब मैं बताना चाहती हूँ, जो भी आपके प्लेटफॉर्म से हमें फीमेल सुनेगी, जिनके साथ क्राइम होता है वो बेटियाँ कमरे में अपने आप को बंद कर लेती हैं, कुछ बेटियां सुसाइड करती हैं, कुछ कहती हैं समाज के डर से नहीं बताएंगे, किसी के पेरेंट्स रोक देते हैं। तो उन पेरेंट्स को, उन बेटियों को यही मैसेज देना चाहूँगी, इस समाज ने उस व्यक्ति को कभी प्रमोट नहीं किया है, कभी सपोर्ट नहीं किया है जो खुद कमजोर बना है। तो आप अपने आप को जिस दिन स्ट्रॉन्ग करेंगे उस दिन वो अपराधी भी डरेंगे, आपको जस्टिस भी मिलेगा और ये क्राइम भी रुकेंगे। तो पहला स्टेप, अपने आप को किसी दूसरे के द्वारा हुए अपराध के लिए खुद को अपराधी ना समझें, बाहर निकलें, कमरों में कैद ना करें, घरों में कैद ना करें, सुसाइड ना करें। अगर सुसाइड कर रही हैं तो उससे बेटर है उस हद तक लड़ लें जहां पर जिस व्यक्ति ने क्राइम किया उसको पनिश करा लें। दूसरी चीज, अगर आप थाने FIR कराने जाती हैं, पुलिस की वर्दी से डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको हो सकता है डराए और ये बोले कि आपको तो देखना कचहरी में वो तो छूट जाएगा, वो पावरफुल लोग हैं। सोच लेना जो होगा बाद में देखा जाएगा। सीधे उसको बोलिए पहले मेरी FIR दर्ज कीजिए, मेरे साथ कर। जिस दिन आपने ऊंची आवाज में स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बात रखना शुरू कर दी और एक एक चीज लिखिए उस FIR में जो घटना हुई, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप इस इज्जत की वजह से, इस डर की वजह से वो हर घटना नहीं बता रही जो आपके साथ हुआ, जो क्रूअल्टी हुई, इसका मतलब आप अपने केस को कमजोर कर रही हैं। ओपनली वो बात लिखिए जो आपके साथ क्राइम हुआ और स्ट्रांगली ये बात बोलिए उनको। और FIR जैसे ही आप लिखवाती हैं कंप्लेन, उसकी कॉपी अपने पास रखिए, FIR की कॉपी लीजिए, जिससे वो धाराओं में परिवर्तन ना कर सके। डटे रहिए, कैसे नहीं अपराध रुकेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ललितपुर में
15 साल की बच्ची के साथ क्राइम हुआ, उसके साथ उसका पड़ोसी रेप करता है और वो जब बच्ची कहती है अपने घर में बता देंगे तो वो लोग केरोसिन डाल के अपनी पत्नी के साथ उस बच्ची को जला देते हैं। अपनी पत्नी के साथ, उसका हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, हस्बैंड उसका रेप करता है। जब उस पत्नी को ये लगता है कि मेरा पति फंस जाएगा, ये लड़की बोल रही है कि हम घर में बता देंगे, तो वो दोनों प्लान करते हैं हस्बैंड वाइफ और उस बच्ची को जला देते हैं जिंदा केरोसिन डाल के, और ये कहते हैं कि तुझे जैसे जलाया है वैसे ही तेरे भाई को जला देंगे अगर ये बात तूने किसी को बताई, और ये बोल देना कि हमने अपने आप को खुद जलाया है। वो बच्ची पहला स्टेटमेंट डर के वजह से यही देती है। लेकिन जब ये केस मेरे तक आता है, उस लड़की की जो माँ है, रेखा नाम है, उनकी मैं बात करूंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, गरीब घर की, कहती है मैडम हमें अपनी बेटी को न्याय चाहिए। उस बेटी के लिए मैं दिल्ली में बैठे बैठे 1 महीना मुझे टाइम लगता है, क्योंकि ये कोविड के टाइम का लास्ट ईयर का मैटर है, मई का। हस्बैंड वाइफ दोनों पिछले 1.25 साल से जेल में हैं और वो लेडी का कहना है मैडम मुझे वो लोगों ने 50 लाख रुपए ऑफर किए। जिस व्यक्ति का खाने का सर्वाइविंग का इशू है, वो लेडी 50 लाख या करोड़ रुपए भी देंगे वो नहीं झुकेगी। ये स्पिरिट है और इसीलिए मैं उनके साथ खड़े होकर के उनके केस के लिए लड़ रही हूँ। ललितपुर में मैंने एक वकील हायर कर रखा है, उन वकील साहब को जो भी हो सकता है मेरे से सपोर्ट करती हूँ फिनेंशियली थोड़ा बहुत, और वो वकील साहब वहाँ केस लड़ रहे हैं। कई एक ऐसे मैंने वकील कर रखे हैं अनुराग जी, जो सच में कभी एक पैसा मुझसे नहीं मांगते, सिर्फ मेरे नाम की वजह से, सिर्फ मेरे काम की वजह से, सिर्फ मेरी वो रिस्पेक्ट करते, इसलिए वो लोग केस लड़ रहे हैं। तो और मैं इसलिए लड़ पा रही हूँ क्योंकि उस लड़की की माँ की मैं बात करूंगी कि वो लेडी इतनी, उनका वो स्ट्रांग है अंदर से, अपने आप को बना चुकी है कि नहीं इनको पनिशमेंट दिलाएंगे। तो ये जब स्पिरिट आपके अंदर होगी, क्योंकि आपके साथ क्राइम तो हो चुका, उसको आप रोक नहीं पाए, लेकिन जो आपसे हो सकता है उसको डट के करिए, निडर होके करिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल सही बात है मैम। अब फाइनली 2 और क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कि समाज में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अडॉप्शन ने हमारा जो अपना ट्रेडिशनल कल्चर है उसको कहीं ना कहीं किल किया, और इसका परिणाम ये है कि इस तरीके की घटनाएं बेसिकली होती हैं। मतलब इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अगर ऐसा होता कि ट्रेडिशनल चीजें के वजह से क्राइम नहीं हो रहा था और मॉडर्न चीजों की वजह से हो रहा है, तो मेरा अपना ये मानना है कि कभी भी कोई चीज ना तो कोई ट्रेडिशनल होती है ना कोई मॉडर्न होती है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम हमारे पहनावों में बदलाव आता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर। एग्जैक्टली आज के टाइम में हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में जब भारत के लोग अमेरिका जाकर के जीन्स पहन रहे हैं, तो अमेरिका के लोग भारत में आके साड़ी पहन रहे हैं। ये संस्कृतियों का आदान प्रदान है, इसमें मॉडर्न और ट्रेडिशन कुछ भी नहीं। ठीक है, उनके लिए वो चीज मॉडर्न हो सकती है, अमेरिका और इंग्लैंड वालों के लिए वो साड़ी मॉडर्न हो सकती है जिसको हम अपना ट्रेडिशन बताते हैं, और हमारे लिए वो जीन्स जो है वो मॉडर्न हो सकती है जिसको वो लोग अपना ट्रेडिशन। तो इन चीजों को मैं नहीं मानती हूँ। इन चीजों की वजह से क्राइम नहीं बढ़े हैं। क्राइम जो बढ़ा है वो देखिए, एक टाइम के बाद जब ये धीरे धीरे जो फीमेल घर के अंदर रहती थी, उनको ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं होता था, क्राइम तब भी होता था, लेकिन वो वोकल नहीं थी। धीरे धीरे क्योंकि हमारे विश्व में तो कई कंट्री में दास प्रथा थी। भारत की बात करें, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, स्त्रियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत स्ट्रगल किया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई। लेकिन अब एक बात सोचिए, क्या वो क्राइम नहीं था जब एक पर्टिकुलर जेंडर को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी? कितना बड़ा क्राइम था। बिल्कुल सी बात। तो उसको हम क्राइम क्यों नहीं मान रहे? उसको हम क्या मान रहे कि वो अगर फीमेल पढ़ने नहीं जाती थी तो उनके साथ क्राइम नहीं होता था, उनके साथ क्राइम होता था, लेकिन वो उस क्राइम को एक्सेप्ट कर चुकी थी। कि हमारे साथ तो यही होता है। मेरे देश के अंदर सती प्रथा को जस्टिफाई ठहराया गया था, तो वो एक्सेप्टेंस थी उस क्राइम की सोसाइटी में। आज फीमेल ने बोलना शुरू कर दिया कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसके लिए किसने बनाए कानून? सरकारों ने ही तो बनाए कि चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो जब उन फीमेल के हाथ में कोई कानून नहीं था तो वो कहाँ जाती? आज आपने कानून दे दिया उनके हाथ में, तो वो बाहर निकल के आ रही, केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और
जब केस रजिस्टर हो रहे हैं तो मीडिया में भी आ रहे, लोगों को पता चल रहा, पहले तो पता ही नहीं चलता था। तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ अनुराग जी की कुछ ट्रेडिशन और मॉडर्न की वजह से हुआ, नहीं, ये हुआ है जो हो रहा है और जो पहले भी होता था, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि फीमेल ने अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू किया। और दूसरा, जो पर्टिकुलर वर्ग हर जगह कंट्रोल कर रहा था शासन सत्ता, उसको लगता है कि कोई उसको चैलेंज कर रहा है तो वो उसको मॉलिश करेगा, कैसे भी दबाने रोकने की कोशिश करता है। तो सिर्फ हम ये रेप केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ऑल ओवर अगर कंट्री की बात करें, विश्व की बात करें, तो अगर हम पार्लियामेंट को अगर ले लें तो आप सोचिए कि लोग 33% विमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं। जो 33% विमेन उसमें जाएंगी तो इट मीन्स 33% मेल नहीं जा पाएंगे ना। तो आप क्यों पास करोगे हमारे लिए कानून? नहीं कर रहे हैं, करोगे ना। तो वही चीजें हैं कि परिवार के अंदर जब एक फीमेल आगे बढ़ जाएगी तो परिवार, हस्बैंड आकर के किस पर रौब दिखाएगा, तो उसको भी तो कहीं रौब दिखा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो टाइम के साथ आता है, तो उससे हमें लगता है कि केस बहुत रजिस्टर्ड होने लगे। तो जब दोनों की लड़ाई में एक अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है और एक अपने वर्चस्व की लड़ रहा है, तो ये लड़ाई में केसेस ज्यादा रजिस्टर्ड होंगे और समस्याएं ज्यादा आएंगी। उसको बैलेंस करने के लिए फीमेल और मेल दोनों की काउंसलिंग जरूरी है। मेल की काउंसलिंग ऐसे जरूरी है कि वो एक्सेप्टेंस का उनके अंदर, अपने अंदर वो विल डेवलप करें। एग्जैक्टली कि हमें अगर फीमेल बढ़ रही है, बाहर निकल रही है बच्चियां, तो उनको एक्सेप्ट करना सीखें। और फीमेल को अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्राइम को रोकना है, उसके लिए हर प्रयास करें। तो ये सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट जो है ये खत्म हो जाएगा। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये 1-2 दिन में नहीं होने वाली। मैम, जब आपने बात करा कि बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियां जो है इस कानून का गलत फायदा उठाती और इसकी वजह से मतलब लड़कों को बहुत अधिक सफर करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर नो डाउट कि जो जनरली मैं केसेस की बात कर रही हूँ, ये ऐसे केसेस हैं जो पोक्सो एक्ट के मैटर में ज़्यादा, जिसमें क्या है कि लड़का जो है 18 साल या उससे ज़्यादा है और लड़की की उम्र अगर 17.5 साल भी है और वो दोनों लोग आपसी सहमति से आकर फिजिकल इंटीमेट हो रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, और ये बात अगर लड़की के परिवार वाले को पता चल गई तो वो क्या करेंगे, और लोगों को भी पता चल गई, तो इस समाज के डर के वजह से वो कहेंगे हमारी लड़की का किडनैप कर लिया और मेरी लड़की के साथ रेप किया। एग्जैक्टली। तो भले ही वो लड़की की इच्छा ना हो उस लड़के के खिलाफ FIR कराने की, लेकिन वो एग्री हो जाती है क्योंकि परिवार में मारपीट होगी और फादर को, मदर को, सबको समाज के डर से अपने आप को बचाना है, क्योंकि समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है। आप इसी केस में आप देखेंगे 2 एंगल होते हैं। जिस लड़के को रेप केस में फंसाया जा रहा है, वो लड़का अगर रेप केस में नहीं फंसता, नॉर्मल लड़का लड़की के रिलेशन रहते, तो लड़की को हमेशा डर के रहना पड़ता है, किसी को पता ना चल जाए। और वही हमारा बेटा, वही हमारा लड़का इजीली अपने दोस्तों में बताता जाकर। और ये सच है हमारी सोसाइटी, क्योंकि उसको लगता है कि हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन वो फीमेल जो है, जो संबंध अगर उसका शादी से पहले इस तरीके से अगर बन गए, तो उसका समाज में लज्जा की बात है, लाज की बात है, चरित्र हनन हो गया, ये सारे उसके ऊपर तमगे ठमाए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए लड़की और लड़की के परिवार वालों के उनको मिल गया है एक एक्ट, कानून के रूप में, कि इसको फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दो लड़के को, भले ही लड़की की कंसेंट थी, इसको फॉल्सली इम्प्लीकेट करो कि इसने रेप किया है इसे। आरुषि हत्याकांड में वो हाई कोर्ट से बरी हो गए, उसके पेरेंट्स, लड़की के जो थे। जो शुरुआत में जितनी 1-2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें यही कहा था कि पेरेंट्स ने मर्डर किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि वो बच्ची जो थी आरुषि, वो अपने नौकर के साथ संबंध बनाते हुए पाई गई और वो पेरेंट्स जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाए। तो मैं एक सवाल होता है कि उस आरुषि की जगह अगर उन तलवार दंपति का बेटा होता तो क्या वो मर्डर कर देते? नहीं करते। क्लियर सी बात है, ये नहीं करते। नहीं करते। इट मीन्स कि सोसाइटी में मेल फीमेल के संबंध में
जो डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों के संबंध में, जो डिस्क्रिमिनेशन, बेटी को तुम चरित्रहीन बता रहे हो, बेटे को वाहवाही कर रहे हो, तो फिर वो क्या कर रही है, बेटी और उसके परिवार वाले उस लड़के को फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दे रहे हैं अपने आप को सोसाइटी में बचाने के लिए कि रेप हुआ है, मेरी बेटी के नाजायज गलत संबंध नहीं है। इसके अलावे भी मैम, ये तो एक केस हुआ, इसके अलावे भी बहुत सारे केसेस में, जैसे शादी के बाद डॉरी एक्ट में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। अभी एक घटना आपने देखा होगा लखनऊ का, जो वो प्रदर्शनी है, वो कैब ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े जा रही है, लड़कियों को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लड़का शांत है और मीडिया उसको जिस तरीके से फ्लैश कर रही है मार्केट में, आपका क्या एंगल है? मतलब कि जो मीडिया दिखा रही है वो सत्य है या सच कुछ और? देखिए, एक चीज मैं बताऊंगी जी, प्रदर्शनी ने जो किया उस लड़की ने बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, लेकिन जो प्रदर्शनी ने किया ये हमारी कंट्री में सदियों से फीमेल के ऊपर होता आया। एक वो वीडियो उस लड़के को पीटता हुआ है, लेकिन मैं आपको हजारों वीडियो दिखा दूंगी कि इसी तरीके से रोड पर पंचायत में पंचायतों ने रेप किया है बच्चियों के। अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटी चीज है। और मेरी काउंसलिंग की जो मैं बात करती हूँ अनुराग जी, वो वही करती हूँ। हमारी फाइट मेल के जैसे बनने की नहीं है, हमारी फाइट इस सोसाइटी में गलत किसी के साथ ना हो उसकी है। बिल्कुल। प्रदर्शनी ने जो किया निश्चित रूप से गलत किया, लेकिन हम उन चीजों को भी नहीं नकार सकते ना। होता क्या है ना कि जब हम कोई कानून बनाते हैं या जब हम किसी को अवेयर करते हैं तो लोग उसका मिसयूज भी करने लगते हैं। लेकिन इन जनरल परसेप्शन आप देखें तो क्या है, वो ड्राइवर पिटता रहा, कहते ये हम इस वजह से इसको रिएक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये लड़की थी। मतलब उसको ये डर लग रहा था कि हाँ अगर हम इस पर हाथ उठाएंगे तो। और दूसरा मैं आपको बात करूं कि अगर डॉवरी एक्ट की आप बात करें कि मिसयूज हो रहा है, अनुराग जी मेरे पास जो कानून है हमारे पास वो है भारतीय दंड संहिता और ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इनकी अगर आप धाराएं पढ़ेंगे क्रुएलिटी की, दहेज की डिमांड की, तो मैं कहूंगी कि हमारे देश में ये बात आपके प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ 75% ससुराल वाले लोग जेल में होंगे अगर एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हो गया कानून का। 75% फॉल्स केसेस तो बात की बात है। अब उसको मैं आपको बताती है कैसे। धारा 498A IPC की कहती है कि मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक क्रुएलिटी, मेंटल क्रुएलिटी और फिजिकल क्रुएलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे कोर्ट्स और हमारे थाने जो हैं, पुलिस स्टेशन, वो क्या देखते हैं? आपके हस्बैंड ने हाथ उठाया, दिखाओ दाग कहाँ पर है, मारपीट का निशान कहाँ है, किस पे जा रहे हैं? शारीरिक क्रुएलिटी पे। मानसिक क्रुएलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगी? जिसमें जब शादी हो करके एक लड़की अपनी ससुराल जा रही है और जैसी वो घर में एंट्री करती है, घर में सामान को लेकर के उनकी सास, उनकी जेठानी, उनकी फपुआ सास, जो कि हमारे इंडिया में कल्चर है, वो क्या कहते हैं? बड़े वाले बेटे की शादी में जो चैन मिली थी ना गले में पहनाने वाली, वो थोड़ी मोटी थी, इसमें कम थी। जो खाना था वो उतना अच्छा नहीं था। दिस इज द मेंटल क्रुएलिटी। इस चीज पे अगर फीमेल FIR कराने चली जाए तो 75% लोग जेल में होंगे। तो आप मिसयूज नहीं है ये कानून का, ये एक्चुअल में वो कानून का यूज करना चाहते, लेकिन सोसाइटी में इन चीजों की एक्सेप्टेंस बन चुकी है कि खाना लड़की के परिवार वालों ने अच्छा नहीं खिलाया, कार जो हमने मांगी थी, मर्सिडीज मांगी थी, मर्सिडीज के जगह हमें होंडा सिटी दे दी, तो ये हमारे स्टेटस के खिलाफ है और हमें ये बात बोलने का अधिकार है। जबकि ये है क्या? प्रताड़ना। दहेज के लिए प्रताड़ना, ये मानसिक प्रताड़ना है। और ऐसा हमारी शादियों के बाद और शादियों से पहले क्या इन जनरल नहीं है? क्या ये होता नहीं है? अगर कानून का सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन हो तो तभी मैं कह रही हूँ 75%। फॉल्स केस वो फीमेल नो डाउट करती हैं। मैंने भी, हमारे पास भी एक केस आया, वो फीमेल कि मैडम हमारे साथ मारपीट हुई और हम अपने ससुराल वालों पे रेप केस करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? मैं जिस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ कि हम फीमेल डिफरेंट है, हम सोसाइटी में चाहते हैं कि एक बैलेंस हो, उस बैलेंस को हम क्यों निकालें, हम क्यों फॉल्स केस करना चाहते हैं? लेकिन समस्या एक और चीज़ है, जब वो क्रूएलिटी 498 केस कर रहे हैं एक का,
या डीबी एक्ट कर रही हैं, तो उनको लगता है इससे तो उसको जेल ही नहीं भेजा जा रहा, हमें उसको जेल भिजवाना है क्योंकि उसने हाथ कैसे उठा दिया। तो वो क्या करेंगी, जेल भिजवाने के लिए जो कानून स्ट्रॉन्ग है ना, जिसमें वो उसका सहारा ले रहे हैं। तो वो जो 498A धारा है, 506 है, 406 है, इसमें क्यों अरेस्टिंग नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसका मैं सम्मान करती हूँ, उनके भी निर्णय ऐसे हैं कि इसमें जब ऐसे केसेस आएंगे तो पहले उसमें इंक्वायरी होगी और ऐसे केसेस में जेल किसी को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं और मैट्रिमोनियल जो शादी वैवाहिक संबंध जो है वो डिस्प्यूट इंडिया में नॉर्मल बात है। और इस नॉर्मलिटी में एक फीमेल का शोषण होता जा रहा है, और जब वो फीमेल सोचती है कि मेरा शोषण हो रहा है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, फंसाएंगे, तो वो उस कानून का मिसयूज करने के लिए ये सब करती है। तो मेरा ये मानना है कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये जो बुराइयां हैं इनको खत्म होना चाहिए। क्यों कोई दहेज मांगेगा, क्यों कोई किसी पे हाथ उठाएगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो जो 5% केसेस जो फॉल्स केसेस हो रहे हैं उसमें भी लोग फॉल्सली इम्प्लीकेट नहीं होंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, मतलब थोड़ा जैसे आपने डॉरी एक्ट की बात की कि इसका मिसयूज है, इसके अलावा मैंने देखा है लोग कहते हैं कि अगर फॉल्स केस नहीं है तो आपने वापस क्यों ले लिया केस को, आप उसी को तो फॉल्स केस कह रहे हैं जो वापस ले लिया गया। एक फीमेल जब केस करती है अपने हस्बैंड में, मैं दिल्ली की बात बता रही हूँ, दिल्ली में एक है विमेन सेल बोलते हैं, CAW विमेन सेल, तो उसमें जब कोई समस्या होती है, यहाँ डायरेक्ट FIR नहीं होती है थाने जाकर के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की, जब तक क्राइम ऐसा ना हो कि वो 7 ईयर से ऊपर का हो तब तक डायरेक्ट FIR नहीं होती। तो उसमें फीमेल एक जा रही है CAW सेल, वो बता रही है मेरे हस्बैंड ने मारा है, दहेज मांगा है, ससुराल वालों ने मारा है, मेरे बच्चे को जबरदस्ती अवॉर्ड करवा दिया, ये सारी चीज़ों को लेकर के जब वो वहाँ जाती है, वो 4-5 सिटिंग होती हैं वहाँ पर, मेडिएशन में मैटर जाता है, दोनों की काउंसलिंग की जाती है, लेकिन जब हस्बैंड नहीं मानता कि मुझे नहीं रखना है तो फिर वो FIR दर्ज होती है। फिर वो लड़का कहता है, और या उसके ससुराल वाले जो उस लड़की को परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, सेटलमेंट कर लो, ये FIR जो है वो वापस ले लो मुकदमा। अब वो लेडी जिसने उस पर FIR की थी, उसके शादी हो गई, वो ग्रेजुएट है, सिंपल 10th पास है, 12th पास है, नौकरी उसके पास नहीं है, ससुराल वालों ने, मायके वालों ने जो पैसा दिया था वो ससुराल वालों को दिया था, ना कि लड़की को दिया था। अब वो उसके पास कुछ नहीं है, तो वहां पर क्या कहा जाएगा कि हम सेटलमेंट कर लो, जो आपके फादर ने दहेज में पैसा दिया था 10-15 लाख रुपए, वो आप ले लो या आप कंपनसेशन ले लो और मुकदमे को वापस ले लो। वो लड़की क्या डिसीजन लेती है, मायके वाले साथ नहीं देंगे, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, डाइवोर्सी लेडी है, मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है उतना। इक्वली क्या हमारे देश में आपको मैं बताऊं, क्या इतनी स्ट्रांग है वो लेडी कि जाकर के कहीं ठेला लगा करके 4 टिक्की बेच सकती है? नहीं है। कहाँ से उसके पास पैसा आएगा? फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। फिर वो लड़की क्या करती है, लेडी वहाँ पर वो सेटलमेंट करती है और कहती है इससे बेटर है हमें 10-15 लाख आप दे दो, हम अपनी लाइफ को सेट कर लेंगे, कहीं छोटी सी जमीन ले लेंगे, कुछ नौकरी कर लेंगे, या मेरे बच्चे हैं हम उनको पढ़ा लेंगे। तो फिर वहाँ क्या कहा जाता है कि उसने तो देखो फर्जी मुकदमा था, पैसे पे आकर के पैसे ले लिए। वो लेडी कहाँ जाएगी? ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आपने इस लायक बना दिया कि बेचारी जो उसके साथ क्राइम हुआ था, जो मारपीट हुई थी, उसकी वो अपने पति को, ससुराल वालों को सजा दिलाने की जगह आज वो पैसे लेने के लिए वो मजबूर कर दिया उसको, क्योंकि उसके सर्वाइविंग का इशू है। तो इस पर बात होनी चाहिए और ये इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि कानून की होनी चाहिए, जो कि लोगों के बीच नहीं आती। ये बहुत बड़ा कारण है। थैंक यू सो मच मैम। ये शो सच में बहुत ही अधिक इंस्पायरिंग होने वाला है और खास करके, विशेष करके अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए ये जो वीडियो है कम्प्लीटली नॉलेज से भरा वीडियो होगा। इन लोगों को लॉ की सचमुच में एक बेहतरीन जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है एंड दिल बी एम्पावर्ड एक्चुअली। फाइनली आपसे मैं जानना चाहूँगा मैम कि आपका एक सपना होगा कि हमारा भारत ऐसा हो, आपके सपनों का भारत कैसा हो, आप दर्शकों को जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं अपने देश को बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का हर नागरिक खुशहाल हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, बच्चे हो, बेटियां हो, हर कोई खुशहाल हो, क्योंकि
हम आज जो ये डिबेट डिस्कशन यहाँ कर रहे थे अनुराग जी, वो समस्या को लेके कर रहे थे, इसका समाधान क्या है। तो ये जो डिस्कशन है शायद ये बंद हो जाएंगे और हम डिस्कशन कर रहे होंगे अपने देश की खुशहाली का कि और हम कैसे प्रोग्रेस करें। अगर अमेरिका वहां पहुंच गया है, लंदन कहीं और पहुंच गया है पोजीशन पे, रसिया कहीं और है, जापान कहीं और, तो हमारी कंट्री में भी इस तरीके की समस्या नहीं हो कि मानवता जो छिन्न भिन्न हो रही है। जो हमारे देश की 49% महिलाओं की आबादी है, ये अपनी बेसिक नीड के लिए, बेसिक ह्यूमन राइट के लिए फाइट कर रही हैं। अगर ये नहीं करेंगी तो शायद मेरा भारत एक्चुअल में समृद्ध भारत बनेगा। और मेरा सपना है, मैंने अपना ट्रस्ट बनाया समृद्ध भारत ट्रस्ट, वो इसीलिए जो कि बेटियों के हक की तो बात करेगा, लेकिन पूरे देश के नागरिक की बात करेगा, उनकी समृद्धि की बात करेगा। मेरा यही सपना है। और एक सबसे बड़ा सपना है कि बहुत साल हो गया है हमारे देश में एकमात्र 70-75 साल की आजादी में सिर्फ एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई है, इंदिरा गांधी जी। मैं देखना चाहती हूँ कि इस सर्वोच्च पद पर आगे आने वाले 10 से 15 सालों में इस देश की शासन सत्ता एक स्त्री के हाथ में हो और उसके नजरिए से भारत को देखा जाए, भारत की समस्याओं को देखा जाए, उसका समाधान निकाला जाए। अगर ये ऐसा होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मेरा भारत जो है वो वाकई में समृद्ध होगा। मोरालिटी में हम पुराने समय में बहुत आगे थे, हमसे यहाँ से हमारी स्पिरिचुअलिटी को सीखा गया, बहुत सारी चीजों को सीखा गया, विश्व ने हमसे बहुत कुछ सीखा। तो हम उसको पीछे ना करके उसको और आगे ले जाएं और भारत की पहचान ऐसे ना बने कि यहाँ पर स्त्रियों के साथ ये क्राइम होता है। और जिस दिन इस देश की 49% महिलाओं की आबादी का, टैलेंट का, उनकी एनर्जी का, उनके समय का मेरे देश ने उपयोग कर लिया, उस दिन सोचिए इस देश की तरक्की में 49% की वृद्धि होगी और हम कहाँ होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो आप सभी दर्शकों को मेरा शुक्रिया, आप मुझे सुनेंगे। और साथ ही साथ अनुराग जी, रियली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग इन द शो। एक्चुअली सच में बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ पे बैठ करके, दर्शक भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो से। अंततः बस इतना ही कहेंगे मैम कि सच में ये जो वीडियो है, ये मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने जितने भी सेशंस लिए, जितने भी इंटरव्यूज लिए, उन सबसे बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसमें जो नॉलेज है वो उन सबके काम आने वाला है जो बेसिकली इस तरीके के नॉलेज की कमी की वजह से इस तरीके के स्टेप्स नहीं ले पाते। और आपने जो सपना देखा है, मैं तो चाहूंगा कि ये सपना बिल्कुल पूरा हो। ठीक है, बीइंग अ मेल, बेसिकली जैसा आप बता रही थी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसकी वजह से औरतों को बड़े सपने देखने का अधिकार नहीं है। आपने जो सपना देखा है मैम, मतलब आई वॉन्ट कि वो बिल्कुल फुलफिल हो। और यहाँ पे जितने लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके इस सपने के साथ आना चाहेंगे, वो भी बिल्कुल चाहेंगे कि ये पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस एपिसोड को देखने के लिए। आज यहीं पे हम लोग रुकेंगे, फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में और वहां पे बात कर रहे होंगे हम लोग किसी और शख्सियत से और सीख रहे होंगे बहुत सारी चीजें। सीमा समृद्धि मैम का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेंगे आज मैम। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।